हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने ईवीएस के क्वेश्चंस किए थे, 30 क्वेश्चंस थे पूरे, जो कि सीजीएल 2016 में पूछे गए थे। हम लोग पीवाईक्यू सीरीज में चल रहे हैं, तो आज हम लोग 2016 सीजीएल में पूछे गए हिंदी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ। यह कथन है सत्य है, असत्य है, निरर्थक है या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो इंसानी भाषा का विकास प्राकृतिक वस्तुओं की स्वाभाविक आवाजों को पहचानने से शुरू हुआ है। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन जो ए है हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं। बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है सुनना और बोलना, बी है पढ़ना और लिखना, सी है लिखना और बोलना और डी है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। तो बच्चों में भाषाई क्षमता विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण कौशल है ऑप्शन डी सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। ये चारों ही जो कौशल है वो भाषाई क्षमता विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? लेखन क्या है? एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि नीचे दिए गए किस तथ्य से होती है? लेखन एक प्रकार से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। लेखन विचारों को व्यक्त करने की प्रक्रिया है। लेखन सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। और डी है उपर्युक्त सभी तथ्य। तो लेखन एक संरचनात्मक प्रक्रिया है, न कि यांत्रिक प्रक्रिया। इस कथन की पुष्टि किस तथ्य से होती है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? ध्वनि का उत्पादन करता है, ध्वन्यात्मक तैयारी करता है, शेष वाक्य की रचना करता है और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। बच्चा भाषा उत्पादन के लिए कौन सी प्रक्रिया पूर्ण करता है? तो ध्वनि का उत्पादन, ध्वन्यात्मक तैयारी और शेष वाक्य की रचना, ये तीनों ही प्रक्रिया पूर्ण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है बच्चों की गलती को रेखांकित करना, पास फेल के लिए आधार बनाना, बच्चों को सीखने और सिखाने के लिए अवसर तलाश करना, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे या होशियार बच्चे का नाम देना। तो मूल्यांकन का सबसे अधिक प्रभावी पक्ष है ऑप्शन सी बच्चों को सीखने एवं सिखाने के लिए अवसर तलाश करना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तालव्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 कहता है तालव्य ध्वनि नहीं है च, छ, झ या अड़ा। तो तालव्य ध्वनि कौन सी नहीं है? तो अड़ा तालव्य ध्वनि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अड़ा तालव्य ध्वनि नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों की भाषा व भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क होगा। गलतियां सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। गलतियां तो गलतियां ही हैं, इसके लिए बच्चों को रोकना चाहिए। भाषा की समृद्धता के लिए शब्दकोश व व्याकरण के ज्ञान पर विशेष ध्यान दिया जाए और ऑप्शन डी है बच्चों की गलतियों पर ध्यान न देना भाषाई दृष्टि से कमजोर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों की भाषा की समृद्धता बनाम गलतियां पर आपका तर्क क्या होना चाहिए? तो गलतियां जो है सीखने के लिए एक और नया अवसर प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो अवसर प्रदान करना है यह पॉजिटिव टैगवर्ड है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं है उपचारात्मक शिक्षण करना, बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना, अधिगम की कठिनाइयों को पहचानना और सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना। तो मूल्यांकन का प्रयोजन क्या नहीं है? तो यहाँ पूछा गया है नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता कि मूल्यांकन का प्रयोजन क्या है तो उपचारात्मक शिक्षण करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता, लेकिन हमसे पूछा गया है कि प्रयोजन नहीं है, तो बच्चों को मूल्यांकन के डर से अध्ययन के लिए प्रेरित करना ये किसी भी प्रकार से मूल्यांकन का प्रयोजन नहीं हो सकता। तो हमारा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा।
आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या शामिल नहीं है। 39 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है कि आकलन करने के 4 मूलभूत तरीकों में क्या शामिल नहीं है। तो परिप्रेक्ष्य आकलन शामिल है, नहीं है, व्यक्तिगत आकलन, सामूहिक आकलन या स्व आकलन। तो हमारा 39 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य आकलन। आकलन के 4 मूलभूत तरीकों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा अध्ययनशाला, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, हिंदी भाषा प्रवर्तक संस्थान या केंद्रीय हिंदी विकास संस्थान। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है। भाषा प्रतीकों का ढांचा है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है, और डी है भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं। तो कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन बी सही नहीं है, भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन बी। पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, नहीं है या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। कई लोग इसी में हड़बड़ी करके गड़बड़ कर देते हैं। तो पढ़ने का सही अर्थ नहीं है, लिखे हुए से अर्थ गढ़ना, पढ़ना। पढ़ने का अर्थ धारणाओं को गढ़ना और अपनी स्थिति में रखना। पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही है। पढ़ना शब्दों और वाक्यों के अर्थ ग्रहण करने के साथ अनुमान लगाने का कौशल है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है सही अर्थ नहीं है। तो पढ़ने का मतलब वर्णमाला की पहचान, शब्द तथा वाक्य को बोलकर पढ़ना ही पढ़ने का सही अर्थ नहीं है। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। श्रीमान शब्द उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 43 है, श्रीमान शब्द उदाहरण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है। तो श्रीमान शब्द जो है वह विशेषण है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं, मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं। मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले पद समूह को कहते हैं शब्दकोश, शब्द भंडार, व्याकरण या वाक्य। तो हम क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित शब्द स्रोत के आधार पर कान्हा शब्द है, तत्सम है, देशज है, तद्भव है या विदेशी है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर हो जाएगा, जो कान्हा शब्द है वह तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर का क्वेश्चन है, अभिषेक का संधि विच्छेद होगा अभिधन एक, अभिधन सेक, अभिधन एक या अधन भिषेक। तो अभिषेक का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर हो जाएगा अधन भिषेक। अभिषेक का संधि विच्छेद है अधन भिषेक। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, किस शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। गृहग्राम, गृहागत, गृह प्रवेश या गृह स्वामी। तो 47 नंबर का सही आंसर हो जाएगा गृहागत। कर्म तत्पुरुष समास किसमें है, तो गृहागत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर का क्वेश्चन है, 32 दांतों में जीभ लोकोक्ति का आशय क्या है। सुंदर दंत पंक्ति, खाने के लिए ललचाना, शत्रुओं से घिरा रहना या अधिक बोलने में सहायक। तो 32 दांतों में जीभ लोकोक्ति का आशय है शत्रुओं से घिरा रहना। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नांकित शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। सरकार, ग्रंथकार, पत्रकार या कुंभकार। तो 49 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कि सरकार में सरकार जो शब्द है इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है, इया, अड़ा, त्र या अंगा। तो क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर हो जाएगा त्र। त्र में क्या है, त्र क्या है, संयुक्त व्यंजन वर्ण है। अधिपति में उपसर्ग है, अधिपति में उपसर्ग है, अ है, अध है, अध है या अधि है। तो अधिपति में उपसर्ग है अधि। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 52 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अनिवार्य का विलोम शब्द है। अनिवार्य का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा, अपरिहार्य, अनैच्छिक, ऐच्छिक या आवश्यक। तो अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा ऐच्छिक। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
43 नंबर का क्वेश्चन है, मित्र अब जबानी जमा खर्च करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ठोस कार्यवाही करो। वाक्य में प्रयुक्त रेखांकित मुहावरा का आशय है। जबानी जमा खर्च करने का आशय पूछा जा रहा है। मौखिक कार्यवाही करना, मुफ्त का सलाह देना, मुक्त सहमति दिखाना या हिसाब किताब में निपुण। तो जबानी जमा खर्च करने का मतलब होता है मौखिक कार्यवाही करना। इसको जबानी जमा खर्च करना कहते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, नंद कुमार का पर्यायवाची निम्नांकित में से नहीं है। नंदलाल, नंद किशोर, नंद नंदन या नंद राम। तो नंद कुमार का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया हमसे, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नंद राम जो है वह नंद कुमार का पर्यायवाची नहीं है। वह किसे देख रहा है? वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय है। ऑप्शन ए है प्रश्नवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एक वचन कर्मकारक, बी है अनिश्चयवाचक सर्वनाम उभयलिंगी एक वचन कर्मकारक, सी है प्रश्नवाचक सर्वनाम पुल्लिंग एक वचन कर्मकारक और डी है प्रश्नवाचक सर्वनाम स्त्रीलिंग एक वचन कर्मकारक। तो क्वेश्चन में पूछा गया वह किसे देख रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द का पद परिचय क्या है? तो 55 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा किसे देख रहा है। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, उभयलिंगी है, एक वचन कर्मकारक है। आगे बढ़ते हैं। दान शब्द में किस प्रकार की संज्ञा मानी जाएगी? गुणवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो दान शब्द में भाववाचक संज्ञा मानी जाएगी। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर का क्वेश्चन है, हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। सामग्री, अमीर, नारी या शीला। तो हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो सामग्री। ऑप्शन जो ए है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, तुमने इतना अच्छा काम किया, मुझे खबर ही नहीं दी। यह वाक्य है विस्मयादि बोधक, इच्छा बोधक, संकेतार्थक या विधानार्थक। तो तुमने इतना अच्छा काम किया, मुझे खबर ना दी, ये जो वाक्य है वह विस्मयादि बोधक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देख लेते हैं। यह अपठित गद्यांश से है। जो दो क्वेश्चन है 59 और 60 यह अपठित गद्यांश से है। तो निम्न अपठित गद्यांश को पढ़िए, प्रश्न संख्या 59 और 60 का उत्तर दीजिए। आज हिंदी में आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। बेशक उनमें भाषा के स्तर पर मिश्रण है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन लेखों की भाषा हिंदी नहीं है। यह हिंदी का आधुनिक रूप है, आधुनिक युग की आवश्यकताओं और मांगों को पूर्ण करने की दिशा में अग्रसर होता आधुनिकीकृत रूप आधुनिकीकरण का परिणाम। चलिए अब इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन है, पूर्वोक्त अपठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है। नए पुराने विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। कैसे भी विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। पुराने विषयों को नए ढंग से लिखे जा रहे हैं। और डी है आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। क्वेश्चन पूछा है कि पूर्वोक्त पठित गद्यांश के आधार पर बताइए कि हिंदी लेखन में कौन सी विशेष घटना घट रही है। आइए देखते हैं कौन सी विशेष घटना घट रही है। तो आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। आज हिंदी में आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। अगला है, उक्त अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आधुनिक हिंदी, बिगड़ती हिंदी, पिछड़ती हिंदी, हिंदी तब और अब। तो इसका जो अपठित गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा? तो देखते हैं। आधुनिकतम विषयों पर लेख लिखे जा रहे हैं। आधुनिक रूप है, यह हिंदी का आधुनिक रूप है। आधुनिक युग की आवश्यकताओं और मांगों को पूर्ण करने के समय अग्रसर होता आधुनिकीकृत रूप आधुनिकीकरण का परिणाम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस जो अपठित गद्यांश उसका उपयुक्त शीर्षक अगर हमसे पूछा जा रहा है तो आधुनिक हिंदी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है ऑप्शन ए आधुनिक हिंदी। तो चलिए दोस्तों, आज हमने सीजीटेट 2016 के हिंदी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।